नमस्कार साथियों, आपका यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। हम लोग पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज है उसको डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट हमने लेक्चर डिस्कस किया था उस पे आपातकाल पर हम लोगों ने चर्चा की थी और जाना था आपातकाल के विषय में। और उस समय आपातकाल हमने जाना था राष्ट्रीय आपात, जो 352 अनुच्छेद के आधार पर लगता है। अब इसके बाद जो आपातकाल का जो दूसरा प्रकार है वो राष्ट्रपति शासन है। ये राज्यों के लिए एक तरीके से आपातकाल का काम करता है। तो आज हम समझेंगे इसमें कि क्या-क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो हमारे जो एजेंडा पॉइंट्स रहेंगे, क्या-क्या डिस्कस करना है, जो समानता हम लोग आप भी इसी आधार पर ज़रा अगर टॉपिक्स कवर करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप ओवरऑल चीज़ों को समझ सकते हैं। पहले आप हमें समझना है राष्ट्रपति शासन का मतलब होता क्या है, फिर समझना उसकी प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार क्या हो सकते हैं, कितनी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और इसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है या नहीं है, परिणाम या प्रभाव इसके क्या होंगे और दुरुपयोग रोकने के प्रयास इसमें अभी तक क्या किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन दुरुपयोग करने का बड़ा प्रभाव है। आप सोचिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो तो केवल 3 बार लगा है, लेकिन राष्ट्रपति जो शासन है उसको तो 100 बार से भी ज़्यादा प्रयोग किया जा चुका है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन एक क्रूशियल विषय है। और अभी 2 साल पहले राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड पर भी एक बार अप्लाई किया गया था। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और ये करंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे समय-समय पर बंगाल को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाती है। इस प्रकार की चीज़ें आप सुनते रहे होंगे, तो इसका मतलब ये करंट का टॉपिक हमेशा रहता है। तो आपको ये भी बड़ा याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने जो चर्चा की क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो आपको समझना है राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है। राष्ट्रपति शासन को संविधान में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है। तो ये आपको शब्द याद रखना है। राष्ट्रपति शासन जैसा कोई शब्द नहीं है। राज्य में संवैधानिक विफलता, ये शब्द संविधान में दिया गया है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपात भी कहा जाता है। ये शब्द भी आपको याद रखना है, संवैधानिक आपात। तो इस प्रकार से आपको ये 2-3 शब्द याद रखने हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 356 के तहत, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत ये आपातकाल राष्ट्रपति मतलब जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं वो लगता है। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, पहला पॉइंट। राज्य विधानसभा निलंबित कर दी जाएगी या भंग कर दी जाएगी। राज्य को प्रशासन राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। देखिए तो क्या होता है, यह तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार और राज्य विधानसभा दोनों अलग अलग चीज हैं, ये याद रखिएगा। राज्य सरकार जो है, राज्य विधानसभा के जो सत्ताधारी पक्ष के लोग होते हैं वो राज्य सरकार का भाग होते हैं। उसमें मंत्री शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट शामिल होते हैं वो राज्य सरकार के साथ भाग होते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा में जो सत्ताधारी दल होता है और जो विपक्षी दल होता है वो दोनों शामिल होते हैं। इसमें सभी लोग जो चुनकर आते हैं वो राज्य विधानसभा के पार्ट होते हैं या इसमें जिनका अलग से मनोनयन भी किया गया हो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी शामिल होते हैं। तो दो अलग अलग कंडीशन है। राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, मतलब सरकार समाप्त कर दी जाएगी, राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन राज्य विधानसभा, इसके पास 2 कंडीशन रहेंगी। पहली बात तो या तो इसको भंग कर दिया जाएगा, अगर भंग नहीं किया जा रहा है तो इसको निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की चीजें राज्य विधानसभा के पास विकल्प के रूप में होती हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें फिर आगे क्या-क्या भविष्य में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिए, इन सब चीजों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले जरा समझें कि ये सब प्रक्रिया वगैरह इसकी क्या है। 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लगाकर राज्य सरकारों को बार-बार बर्खास्त करने के कारण यह संविधान का सबसे बड़ा आलोचना का विषय बन जाता है। तो ये मेंस का टॉपिक है कि 356 हमेशा संविधान के लिए एक आलोचना का विषय है। ये इसको प्रूफ करिए या इसका आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, इस प्रकार का शब्द आ जाता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर राष्ट्रपति शासन आप लगा सकते हैं। तो पहली बात, राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो लिखित रिपोर्ट होनी चाहिए। लिखित रिपोर्ट जब मिलेगी
तभी आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं मिलने पर भी दूसरे विवरण के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। 356 में अन्यथा समाधान अन्य विवरण की ओर संकेत करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई और अन्य चीजें हैं, आपको लगता है कि राज्य में गलत चल रहा है, राज्य में संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के समाधान से आशय, राष्ट्रपति को कौन, आपको मैंने बताया था 74 और 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो राष्ट्रपति के समाधान का मतलब यही हुआ कि जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी। राष्ट्रपति शासन के आधारों को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन का आधार क्या हो सकता है, किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है, इसको अभी तक हटाया नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर टिप्पणी तो करती है, लेकिन स्वयं भी इसको असंवैधानिक नहीं मानती है, ना उसको घोषित करती है। 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो अथवा केंद्र के द्वारा कोई निर्देश दिया गया हो, उसको लागू करने में कोई राज्य असफल हो जाए या राज्य सरकार उसका पालन बिल्कुल नहीं करे, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 इसमें आधार रहेगा। 365 के तहत अगर राज्य सरकार को कोई निर्देश मिलता है केंद्र सरकार से, अगर वो फॉलो नहीं करती है, तो इसको आधार बनाकर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 356 में तो राष्ट्रपति शासन है ही, लेकिन 365 को आधार बनाकर भी 356 लागू किया जा सकता है। इसका समय क्या होगा, कितने समय तक ये किसी राज्य सरकार में लागू रहेगा, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन समानता 2 माह के लिए होता है। ठीक है ना, 2 माह के अंतर्गत उसको संसदीय अनुमोदन चाहिए। संसदीय अनुमोदन, आप बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल भी पहले 2 माह था, लेकिन उसको बाद में 44 संशोधन द्वारा 1 माह कर दिया गया ना। इससे क्या होता है ना कि जो बहुत जो पावरफुल सत्ताधारी जो सरकार होती है, पावरफुल जो दल होता है, वो अपनी मनमानी करने के लिए इस प्रकार की चीजें लगा सकता है कि कोई राज्य उनकी बात नहीं मान रहा है। 2 माह से अधिक के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, अभी मैंने आपको बताया। संसदीय अनुमोदन मिलने पर एक बार में अधिकतम ये 6 महीने तथा विशेष स्थिति में अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब एक बार में ये 6 माह तक लगाया जा सकता है, एक बार में 6 माह लगाया जाएगा, फिर बैठक होगी, फिर 6 माह लगाया जा सकता है, फिर बैठक होगी, फिर 6 माह लगाया जा सकता है, और ये पूरा टोटल ड्यूरेशन 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये माना जाएगा कि अगर 3 साल तक आप सुधार नहीं पा रहे हैं उस राज्य को, तो इसकी तो विफलता मानी जाएगी, तो उसमें फिर अन्य कार्रवाइयां की जाएंगी। तो 3 साल तक आप लगा सकते हैं, एक बार में मैक्सिमम 6 माह। आगे बढ़ते हैं। इसका अपवाद पंजाब राज रहा है। पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा था। इसमें 68वां संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया भी था लास्ट जो लेक्चर था, 68वां संविधान संशोधन अलग से किया गया था और उसमें उपबंध किया गया था कि जो राष्ट्रीय आपात है वो 1 वर्ष तक न लगाकर उसमें 3 वर्ष तक बढ़ाया गया था। संसदीय अनुमोदन का मतलब क्या होता है, मतलब संसद अनुमोदन देगी तो उसका क्या मतलब है। एक तो दोनों सदनों से अलग अलग घोषणा होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की घोषणा दोनों सदनों के सामने रखी जाती है। प्रत्येक सदन को साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर, साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर इस बिल को पारित कर देना है। 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर ही इसको पारित करना है। और इसमें साधारण बहुमत से आशय उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का आधे से अधिक होना है। बस इतना ही है। राष्ट्रपति शासन को वापस लेने वाली जो घोषणा है वो संसद में रखना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति एक लिखित आदेश द्वारा आपको राष्ट्रपति शासन वापस ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये बात आप याद रखिए। जबकि उसमें क्या है ना, लोकसभा अगर ऐसा चाहे, उसके 1/10 सदस्य चाहे तो बातचीत कर सकते हैं, है ना, सदन बुला सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगना चाहिए। अभी हम अंतर को भी समझेंगे तो आपको स्पष्टता अलग अलग चीजें समझ में आ जाएगी। 1 साल से अधिक का राष्ट्रपति शासन अगर लगना है तो 2 शर्तें उसमें, उस राज्य में पहले से राष्ट्रपति शासन लागू हो या पूरे भारत के या भारत के किसी हिस्से में आपातकाल लगा हो। ऐसा भी हो सकता है संबंध राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन हो, ऐसा चुनाव आयोग ने प्रमाणित कर दिया हो। अगर चुनाव आयोग की भी इसमें भूमिका रहती है, अगर वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है, चुनाव आयोग पहले पूछेगा, तो वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब इसके परिणाम क्या होंगे, प्रभाव। तो प्रभाव को आप देख लीजिए, कार्यकारी संस्थाओं में क्या प्रभाव होंगे ये देख लेना है। विधायिका में क्या प्रभाव होंगे, मतलब कानून बनाते हुए क्या प्रभाव हो सकते हैं, और वित्तीय प्रभाव, मतलब वित्तीय हस्तांतरण में क्या प्रभाव होंगे। तो कार्यकारी परिणाम देखिए क्या होते हैं। तो राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला हम लोग पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। राज्य सरकार जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। मान लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कर्नाटक की सरकार है, बनी हुई है, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो जो सरकार वहां की बनी हुई तो पहले बर्खास्त कर दी जाएगी तत्काल। वो राज्य सरकार तत्काल बर्खास्त हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। लेकिन लेकिन वहां की विधान जो सभा है उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अगर राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती तो राज्य मंत्रिपरिषद भी एक तरीके से भंग हो जाती, वही चीज है राज्य सरकार का मतलब। विधानसभा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी, मतलब अभी कोई कार्य नहीं करेगी। अभी विधानसभा है वहां पर, बस कार्य नहीं करेगी। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी सलाहकार उसके माध्यम से प्रशासन चला सकता है वहां का। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता है इसलिए उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नाम इसका पड़ा। तो मैंने आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि कर्नाटक में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया तो कर्नाटक की जो वर्तमान सरकार है वो बर्खास्त हो जाएगी, और जो वहां की विधानसभा है वो अभी कार्य नहीं करेगी, मतलब ना उसमें कोई बिल आएंगे, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे सस्पेंड नहीं कर देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, आधे वेतन पे वो रहते हैं, और या एक चौथाई वेतन पे रहते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर भी जो विधानसभा है उसको निलंबित कर दिया जाएगा, वहां पर कोई बिल वगैरह नहीं आएंगे। विधायी परिणाम क्या होंगे, विधायी परिणाम, राष्ट्रपति की घोषणा पर राज्य विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो अब वहां की चीजों के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो संसद बना सकती है, ठीक है। संसद देख सकती है, वहां का बजट भी देख सकती है, दोनों चीजें। संसद राज्य विधायिका शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, उनके द्वारा उल्लिखित अधिकारी को वो अपनी शक्तियां दे सकती है। राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है, यह भी मैंने बताया। राष्ट्रपति संबद्ध राज्य के चुने गए सांसदों की सलाह से विधियां बना सकता है, ठीक है ना। उस राज्य के जो सांसद चुनकर संसद में आए हैं उनके आधार पर वो विधियां बना सकता है। तीसरा, वित्तीय परिणाम क्या हो सकते हैं। वित्तीय परिणाम, जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हूं उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है। ऐसा होता क्या है, अब मान लीजिए कर्नाटक की सरकार बर्खास्त हो गई, विधानसभा सस्पेंड चल रही है, और वहां पर पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो आप जानते हैं संचित निधि से खर्च करने के लिए विधानसभा से बकायदा बिल पारित होता है। तो अब जब बिल वहां पर आ ही नहीं रहा है, सस्पेंड हो गया है, और यहाँ पर संसद भी नहीं चल रही है, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो संसद उस पर नियम बना सकती है। अब मान लीजिए संसद भी नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि उस राज्य का जो संचित निधि है उससे खर्च किया जाए। तो ऐसा संभव है। आगे बढ़ते, इसका प्रयोग पहले कब किया गया, तो 1967 से पहले भी बहुत प्रयोग किया गया। पंजाब में लगाया गया, केरल में लगाया गया। 1967 के बाद 1967 के बाद भी बहुत प्रयोग किया गया, व्यापक प्रयोग, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर लगातार अब हार रही थी और जो क्षेत्रीय दल थे वो उभर रहे थे, तो बहुत राष्ट्रपति शासन लगाए गए। पहला तो राष्ट्रपति शासन केरल में ही लगाया गया था, सॉरी 1951 में पंजाब में पहली बार ये लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, और 1964 में केरल में लगाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1951 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। 356 के दुरुपयोग के उत्पन्न संकट क्या होते हैं, आप जानते हैं राज्य सरकार अपना काम करती है, संघ सरकार अपना काम करती है, मतलब केंद्रीय सरकार। तो उनके बीच में एक प्रकार का मतभेद होने लगता है। राज्यपाल का जो पद होता है वो विवादाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही चयन उसका होता है। तो फिर ये माना जाता है कि केंद्र जबरदस्ती राज्य की शक्तियों पर हस्तक्षेप कर रही है। और आप जानते हैं संवैधानिक तंत्र में अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, तो उस पर भी अतिक्रमण हो जाता है केंद्र सूची का। संघीय कार्यपालिका को शक्तिशाली भूमिका स्थापित हो जाती है, मतलब कार्यपालिका जो है वो एक तरीके से केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की पावर को अपने पास अधिग्रहित कर लेती है, एक तरीके से पूरा माहौल ये हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है राष्ट्रपति शासन में लगाने पर, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन जो है वो उस पर कई प्रकार की आलोचनाएं शामिल हैं। इसके दूर करने के भी क्या क्या प्रयास किए गए ये भी हम जरा समझ लेते हैं।
दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें प्रयास किया गया, इसमें शामिल है सरकारी आयोग की सिफारिशें और मुंबई केस। मुंबई का एक जो फेमस केस है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जो संशोधन है 1978 का, उसमें बोला गया कि पहले तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है राष्ट्रपति शासन का, ठीक है, तो ये बात कर दी गई। पहले जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता था। तो राष्ट्रपति समाधान की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये 44th जो संशोधन है, 44th अमेंडमेंट, उसके द्वारा ये तय कर दिया गया। सरकारी आयोग जो 1983 में गठित हुआ था, ये डेट याद रख लीजिएगा सरकारी आयोग की। ये केंद्र राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उन पर था, तो ये मिलान करने के लिए आता है केंद्र राज्य संबंध। इस सब जो सरकारी आयोग बना था, सरकारी आयोग, ये 1983 में बना था। ये डेट और इसका नाम और ये किसके लिए बना था ये याद आपको रखना है। इसने बोला कि अनुच्छेद 356 अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग होना चाहिए, इसका समुचित प्रयोग होना चाहिए, बार-बार उपयोग इसका नहीं हो और इस बात का ध्यान रखा जाए। मुंबई मामला 1994 का, इसमें क्या हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन बार-बार लगाने से जो राज्य सरकार जो चुनकर आती है वो जनादेश का ये अपमान है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। न्यायिक समीक्षा के दायरे पे उसने कई बातें कही। उसने कही बातें कि राज्यपाल को लिखित जब प्रतिवेदन मिलेगा तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उसके अनुरूप और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप पहले लिखित प्रतिवेदन के आधार पर ही लगाएंगे। और कई प्रकार की कंडीशन यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको केवल ये लिखित प्रतिवेदन आप वाला ये याद रखना है। और इसके अलावा लिखित प्रतिवेदन के अलावा 365 वाली बात भी आपको याद रखनी है कि विभिन्न कारण अगर ऐसे हो जाए और राज्य सभा अगर ये पारित कर दे कि ऐसा राज्य हित में किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सूची पर डायरेक्ट जो विषय है, राज्य सूची के विषय हैं, उन पर डायरेक्ट कानून केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन उस पे विधानसभा भंग नहीं होती, ना ही राज्य सरकार भंग होती है, ना राज्य सरकार बर्खास्त होती है। तो एक नया विकल्प है, राज्यसभा से अगर कोई समस्या आ रही है केंद्र सरकार को, तो राज्यसभा के माध्यम से भी वो चीजें करवा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाया जाना ये संविधान के जो मूल्य थे उनके जस्ट विपरीत में मिलता है, क्योंकि लाया गया था ताकि जो क्या हुआ था कि जब देश आजाद हुआ तो विभिन्न प्रकार के जो दल है, दक्षिण के दल हैं, उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, वो बार बार अपने नए देश बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है ना, नए देश बनाने की बात कर रहे हैं वो। तो एक प्रकार से केंद्र को शक्ति दी गई थी कि अगर इस प्रकार की कोई बात आ रही है तो केंद्र को मजबूत बनाने के लिए इस जो 356 का कानून था वो दिया गया, ताकि ऐसी कोई गतिविधि आ रही है तो उनको रोका जा सके और तत्काल भारत की जो अखंडता है उसको सुरक्षित रखा जा सके। हमारे प्रियम्बल में भी ये लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति शासन, इस पे आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 24 जनवरी 2016, उसके बाद उत्तराखंड वगैरह में आपको अपडेट करते रहना है। वित्तीय आपात भी आपको मैं बता दूं, वित्तीय आपात 360 के तहत लगता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आपात का खतरे में होना अगर आपको लगता है, राष्ट्रपति को सॉरी, अगर ये समाधान हो जाए, उसको लग जाए, तो वो दो आधार हैं इसके, उन आधारों पर आपका वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो पहला जो है वित्तीय स्थायित्व, अगर आपको लगे कि इकोनॉमी काफी खराब हो रही है, उसको ऐसा समाधान हो जाए, या वित्तीय साख का खतरे में होना, या लग जाए कि इकोनॉमी जो है हमारी वो डिसबैलेंस है, चल नहीं पा रही है, खराब है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में इस अगर वो मतलब बराबर स्थायी नहीं है, और दूसरा अगर इकोनॉमी में समस्या उत्पन्न होने वाली है किसी प्रकार की, तो इस प्रकार के जो खतरे हैं अगर वो लगता है उसको, तो वो वित्तीय आपात लगा सकता है। अभी तक एक भी बार आपातकाल नहीं लगा, और इसकी जो अवधि होती है ये भी 2 माह होती है, और इसमें अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे अभी राष्ट्रपति शासन में तो अधिकतम सीमा निर्धारित है ना, 6 माह तक एक बार में लगेगी, इसमें कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इसका भी लोकसभा राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर अनुमोदन जरूरी है। वित्तीय आपात की घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति कर सकता है, इसके लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये आप पूरा ये कथन याद रखिएगा, ये कथन कारण में पूछा जा सकता है।
वित्तीय आपात आज तक एक भी बार नहीं लगा है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इसमें क्या होता है प्रभाव जरा समझ लें, ये मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो नहीं। जो सरकारी हैं उनके वेतन भत्ते उन सब में कटौती हो सकती है, जो और वित्तीय विधेयक है उनमें भी कटौती हो सकती है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, और वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कभी नहीं हुई है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आज तक नन। एक बार अंतर जरा समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का और राष्ट्रपति शासन का, तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल में क्लियर हो जाएगी दोनों चीजें। पहला, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ये राज्य विधानसभा इसमें बनी रहती है, इसमें राज्य विधानसभा जो है वो सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है, या भंग भी हो सकती है, दोनों बातें इसमें हो सकती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपात में ऐसा नहीं होता, विधानसभा बनी रहती है, अपना कार्य करती है, किंतु राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो विधानसभा सस्पेंड हो जाएगी और जो राज्य सरकार है वहां की उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार जो है वो बर्खास्त हो जाएगी, मंत्री वगैरह वो नहीं रहेंगे। इसमें जो आधार है वो युद्ध है, कल हमने बताया था, और दूसरा मैंने बताया था बाहरी आक्रमण, और तीसरा मैंने बताया था आपको शस्त्रों के साथ अगर विद्रोह हो जाएगा, शस्त्र विद्रोह, है ना। तो ये तीन आधार हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के। वहीं संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है ना, संविधान के अनुरूप अगर राज्य काम नहीं कर रहा है और राज्यपाल की ऐसी रिपोर्ट आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा है मंत्रिमंडल की लिखित सूचना व संसदीय अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यहाँ विशेष बहुमत चाहिए राष्ट्रीय आपात के लिए, और यहाँ साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनुमोदन 2 माह में होगा, यहाँ अनुमोदन 1 माह में होगा। ठीक है, और इस पे मूल अधिकारों को प्रभाव पड़ता है, इस पे मूल अधिकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप 32 के तहत जा सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज इसमें नहीं रोकी जाएगी। तो इस प्रकार से हम दोनों चीजों का हमने अंतर समझा। एक लास्ट कुछ बात और समझ लेते हैं, वित्तीय आपात में एक चीज और भी होती है, इसका प्रभाव थोड़ा सा समझ लें। प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट मिनिस्ट्री को निर्देश दे सकते हैं, सैलरीज कट हो सकती हैं, जज की, हाई कोर्ट की, मतलब जो भी आपके संचित निधि पर संचित निधि पर जो भी आपका वेतन भत्ते हैं वो सब, जो अनुसूची 2 में आपको मैंने बताया था, अनुसूची 2 में वेतन भत्तों की बात की गई है, वो सब मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, उन्हें भी रिजर्व कर किया जा सकता है। ठीक है ना, सामान्य केस में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आपात को समझा, राष्ट्रपति शासन को समझा, और दोनों के बीच में अंतर को भी समझा। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और इससे जरूर सवाल पूछा जाएगा आपसे, 1 से लेकर 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, पेपर में बिल्कुल मिलेंगे ये आपको, या तो आपको कथन या कारण में मिलेंगे। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, आपके संविधान संशोधन हो गए, आपातकाल हो गया, और संसद हो गई, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इस प्रकार के मंत्रिपरिषद हो गया, अनुसूची हो गई, और आपकी प्रस्तावना हो गई। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार तो चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है, आज इतना ही रखते हैं फिर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे इससे संबंधित जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो फिर मुलाकात होती है आपसे बाद में। नमस्कार।